दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। अब तक दोस्तों एनसीईआरटी की क्लासेस में 9th तक फुल साइंस हिंदी मीडियम में कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये क्लासेस इंपॉर्टेंट किस लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए, और पीसीएस के लिए, पीएचडी टीएसटी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, सीटेट के लिए, या यूं कहे ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, यह क्लासेस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आइए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। आइए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए क्या दिया गया है। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं या क्रियाएं हो रही हैं, सभी किसी न किसी रूप में है रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अर्थात मैंने पहले भी बताया है कि भौतिक क्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक क्रियाएं उनको कह सकते हैं जब वो इंटरनल रिएक्शन करें, उनको हम कह सकते हैं क्या? रासायनिक क्रियाएं। केमिकल प्रोसेस। भौतिक क्रियाएं क्या होती हैं? जब वो एक्सटर्नल या बाहरी रूप से कार्य करें, उनको हम कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल रिएक्शन। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप भी दोस्तों करेंगे। जैसे पहला क्रियाकलाप आप देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्रियाकलाप 1.1। इस क्रियाकलाप को करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। देखिए, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन हो, उसे रेगमाल से रगड़कर साफ करना है और उसकी जो लंबाई होनी चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर के समथिंग होनी चाहिए। इसे क्या करना है? इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से दहन करिए, अर्थात इसको जलाइए और इसके बाद जो राख बचे उसे वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखें। जब यह प्रैक्टिकल करें, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि यह आपकी आंखों से दूर रहना चाहिए। अब बात आती क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि दोस्तों यह आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब इसके बाद जब इतना करने के बाद आपने क्या रिजल्ट निकाला, इस चीज़ को जरूर जांच लें। अब आपको हम चित्र दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये रहा चित्र। चित्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा किया गया है। देखिए ऊपर चिमटा भी दिख रहा है, चलिए दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए चिमटा है, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बर्नर है और ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड में एकत्रित किया गया। इसके बाद इसमें देखना है कि इसमें क्या चेंजमेंट हुए हैं पहले और अब में। जो इसमें प्रोसेस या जो भी परिवर्तन हुए हैं, वही रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण, अर्थात केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप जैसा कि 1.1 यही है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, दहन मीन्स होता है दोस्तों जलना।
अर्थात जब मैग्नीशियम रिबन का जलना होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में सबसे जो लिखना होता है सबसे सरल विधि है। देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से दोस्तों। देखिए, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम रहा प्लस ऑक्सीजन। देखिए, मैग्नीशियम रिबन जलेगा कब? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलेगा। ऑक्सीजन वातावरण में 21% प्रेजेंट होती है। जब जलेगा तो बनेगा क्या? उत्पाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए आगे, अपक्रिया मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अपकारक कहते हैं। इस अपक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि ये रहा देखो उत्पाद और ये रहा अपकारक। अभिकारक क्या होता है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जले और उसके बाद क्या बनता है? देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जला तो इसे अभिकारक कह सकते हैं। प्लस जब इससे कोई उत्पाद बना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो यह उत्पाद कहलाएगा, ये एक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग अर्थात प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या फुल फॉर्म होता है? लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अपक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, अर्थात यह प्रोडक्ट बनाता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना, अर्थात जो केमिकल इक्वेशन होती हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको दिखाते हैं समीकरण कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन। जब दोनों मिले अर्थात मैग्नीशियम रिबन जला ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो इसने एक उत्पाद बनाया। क्या बनाया? उत्पाद। और ये उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और ये जो आप एरो का निशान देख रहे हैं, इसको टेंस टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस टू इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अपक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अर्थात रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, इक्वेशन बहुत सारी होती है, बट हमें देखना है कि अभिकारक और उत्पाद की ओर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। तो अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा। बिल्कुल दोस्तों, 9th क्लास में मैंने आपको साइंस के चैप्टर में पढ़ाया है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के, देखिए यहाँ से देखो,
किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात यहाँ तक आपको देखना है। अब देखो दूसरे शब्दों में, रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कंकाली का मतलब है एकदम खाली, अर्थात डिसबैलेंस। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है 1.2 वाला? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखे, स्टेप बाय। अब हमें यह सीखना है डियर स्टूडेंट्स कि कैसे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना है। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जिंक है और ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इनको हमने मिलाया तो प्रोडक्ट क्या बना, उत्पाद क्या बना? उत्पाद बना जाके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बना? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो इससे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जिंक का फार्मूला क्या होता है? Zn प्लस, और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब इससे प्रोडक्ट क्या बना? तो इससे बना जाके जिंक सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है ZnSO4 प्लस H2। H2 मतलब हाइड्रोजन। अगर इसी जगह H2O हो जाता तो वाटर हो जाता, उसको जल भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों को परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। बिल्कुल दोस्तों, तुलना करेंगे। आप देख सकते हैं कि H2SO4 में H 2 है, तो H इस साइड भी 2 हो गए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में H की जो संख्या है 2 है, और इधर H2 अर्थात हाइड्रोजन निकल गया है। SO4 की उधर संख्या कितनी है? 4 है, तो इधर भी SO4 अर्थात वो जो SO4 है इधर भी 4 है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है, जैसा कि आप लोग रिएक्शन में या अपक्रिया में देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अब तक हमने देखा था कि रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित करना है, तो अब हमें देखना है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले अगर आप चाहो तो और भी चीजें देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको संतुलित करना भी बताया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आइए एक दो एग्जाम्पल और आपको बताते हैं कि कैसे अपक्रियाओं को या रिएक्शन को संतुलित किया जाए। जैसा कि Fe प्लस H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें क्या है? चरण फर्स्ट में क्या दिया गया है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हो। इससे क्या है, सॉल्व करने में आराम हो जाएगा, और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। इस बात को याद रखें। संतुलित चरण दूसरा क्या है? असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाइए। देखिए Fe में कितने अपकारकों में परमाणु की संख्या है? लेफ्ट हैंड साइड 1 है। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड कितनी है? 3 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन में देख लो तो 2 है। ठीक है, और उत्पाद में 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, और यहाँ पर 4 है। ये चीजें हैं। अब चरण थर्ड देख लो। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन में परमाणु प्रारंभ में, और अभिकारकों में, और उत्पादों में। तो H2O में एक आप देख पा रहे होंगे, 4 Fe3O4 में 4। ठीक, क्लियर दोस्तों? इधर अभिकारक में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। देखिए एरो लगा के बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, और इधर ऑक्सीजन की 4 है। संतुलित करने के लिए 1 गुणा 4 तब बराबर 4 हो पाएंगे।
अर्थात फिर अभिकारक में भी 4 होंगे और उत्पाद में भी 4 हो जाएंगे। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अपक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर अर्थात 4 से गुणा करके H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऐसा कोई भी फार्मूला अब तक खोजा नहीं गया है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। देखिए, Fe प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस H2। आंशिक रूप से अर्थात थोड़ा बहुत ये संतुलित है। अब इसमें क्या गड़बड़ है, ये चीज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, जब आप इधर कहाँ पे, चलिए एरो लगाते हैं, यहाँ पे समझे। देखिए, आपने यहाँ क्या किया है कि देखिए, यहाँ पे 4H2O अर्थात 4 हाइड्रोजन भी तो हो गए इधर, बट इधर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 ही हाइड्रोजन है, तो बंधुबर इस साइड भी 2 हमें लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 2H और 2 करना पड़ेगा, 2H2 करना पड़ेगा, तब इक्वल हो पाएगा। अब चरण 4th में देखेंगे क्या है। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के परमाणु देखो, अभिकारकों में देखो, उत्पादों में देखो। प्रारंभ में 4H2O था तो हमने 8 का गुणा कर दिया 2H2O में। अब क्या होगा, संतुलित करने के लिए इधर 8 उधर 4 दूनी 8, इस तरीके से कंट्रोल या संतुलित हो जाएंगे। अब देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O और प्रोडक्ट क्या बन रहा, Fe3O4 प्लस 4H2। चरण 5वां देखिए क्या है, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अब लोहे के बारे में देख लेते हैं। लोहे को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। देखिए, प्रारंभ में इसमें क्या था, Fe अर्थात अभिकारक में ओनली एक परमाणु है और उत्पाद में कितने थे, 3 थे, क्योंकि Fe3 था, Fe3O4। ऑक्सीजन कितना है, 4 है इसमें। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये देखिए, क्लियर। और इसमें ऑक्सीजन में उत्पाद में कितने, 3 है। तो संतुलन के लिए 1 गुणा 3 कर दो, आंसर हो जाएगा क्लियर। तो 3 3 बराबर हो जाएंगे। Fe को अर्थात आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। जैसा कि नीचे आप लोग अक्रिया देख पा रहे होंगे किस तरीके से संतुलित की गई है। अब चरण हमें 6 देखना। अतः अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं। जैसा कि आप लोग रिएक्शन देख पा रहे होंगे, ये वाली देखिए टिक लगा देते हैं। 3Fe प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस 4H2। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। क्या है यह समीकरण, आप देख पा रहे हो, बैलेंस इक्वेशन है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल कहा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब आगे देखेंगे। अब जो चरण है वह 7 नंबर है, 7 नंबर है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। देखिए, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। जैसा कि क्या है, इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस, लिक्विड या एक्विस, जिसको बोलते हैं जलीय, और सॉलिड में प्रदर्शित करते हैं।
ये देखो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर? अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, तब हम क्या कहते हैं? इसे एक्वस कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं एक क्यू से। किससे? एक क्यू से। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस तरीके का 3FeSS मतलब सॉलिड प्लस 4H2O अर्थात गैस और Fe3O4 प्रोडक्ट बना एस सॉलिड 4H2 अर्थात गैस के रूप में बना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। ये दर्शाता है कि इस अपक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। भाप को हम गैस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, ये आवश्यक ना हो फिर भी इसे शामिल नहीं किया जाता। कभी कभी अपक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, जिसको टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट। ये देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, प्लस 2H2 ये भी गैस है, हाइड्रोजन। तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 340 एटीएम। ठीक है, और इससे बना क्या? CH3OH बना, और ये क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में है। अब नीचे आप लोग प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देख पा रहे होंगे। 6CO2 एक्वस अर्थात ये एक जलीय विलयन है, प्लस 12H2O ये एक लिक्विड फॉर्म में है। अब आप 10H2 के ऊपर देखिए सूर्य प्रकाश देख पा रहे होंगे, नीचे क्लोरोफिल देख पा रहे होंगे। तो इससे बना क्या? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। यह एक्वस फॉर्म में होता है, एक जलीय विलयन के फॉर्म में होता है। प्लस 6O2 अर्थात एक्वस, ये भी जलीय विलयन में होता है, प्लस 6H2O ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोस्तों यहाँ सब ये बताने का मतलब है कि आप कैसे किसी समीकरण को सेट कर पाएं, संतुलित कर पाएं, कैसे उसे प्रदर्शित कर पाएं, यही आज इस चैप्टर में सिखाने का मकसद है। देखिए, इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते? बिल्कुल दोस्तों, करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। क्या? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कैसे होते हैं? 9th में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम 3 और 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने 9th क्लास में आपको पढ़ाया है। देखिए, संयोजन अपक्रिया। क्या? संयोजन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 1.4। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेना है। ठीक है, और फिर इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र 1.3 में दाहिनी तरफ दिया गया, अभी दिखाते हैं। इसके ताप में क्या परिवर्तन होगा, ये देखिए। ठीक है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया से बुझे हुए चूने का, ये देखो दोस्तों, चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, बीकर है, जल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सब कुछ है। अब पढ़ना क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए, अब देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। ये रहा बुझा हुआ चूना, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है CaO, और ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे S से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये बिना बुझा हुआ चूना है। प्लस H2O अर्थात वाटर, वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया है। अब इससे बना क्या? बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस एक्वस अर्थात ये एक जलीय विलयन है, प्लस ऊष्मा अर्थात इससे हीट निकल गई। अब आगे देखिए, इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक
मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। संयोजन शब्द का ही मतलब है मिलकर किसी चीज को बनाना। चलिए आगे देखते हैं। आप आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं संयोजन अपक्रिया के। क्या देखते हैं? संयोजन अपक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कोयले का दहन। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? कोयले का दहन C+O2 CO2। सी फॉर सी देखिए सॉलिड फॉर्म में है जिसको कार्बन कहते हैं। O2 एक गैस है जो कि गैस फॉर्म में पाई जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये भी एक गैस फॉर्म में है। तो C+O2 मिला और बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया गया। यह भी एक एग्जाम्पल है संयोजन अपक्रिया का। किसका एग्जाम्पल है? ये एक संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए दोस्तों, H2 ये गैस है तथा O2 से जल का निर्माण है। ये देखिए, तो 2H2O प्लस O2 2H2O, अर्थात देखिए पहले H2 गैस फॉर्म में थी, O2 गैस फॉर्म में थी, दोनों मिल गए तो इन्होंने H2O अर्थात वाटर का निर्माण किया। और जल किस फॉर्म में है? जल लिक्विड फॉर्म पे यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये देखो दोस्तों, रहा ये H2 रहा और ये O2 रहा। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात दो एक या दो पदार्थ कम से कम मिले और एक पदार्थ बनाएं, तो इसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझ लें, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती उत्पाद के साथ। जब उत्पाद के साथ डियर स्टूडेंट्स ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके कुछ देखना चाहो तो आप देख सकते हो। प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस कौन सी? CH4 जिसको मीथेन कहते हैं। CH4 गैस फॉर्म में प्लस 2O2 अर्थात ऑक्सीजन, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O और क्या बना? वाटर बना, बट गैस फॉर्म में अर्थात भाप फॉर्म में बना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऊर्जा निकली। जब दोस्तों ऊर्जा निकलेगी तो यह अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी कहलाएगी। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है? बिल्कुल दोस्तों, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या है, उसमें ऊष्मा हीट निकलती है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो गर्म वायु निकलती है, तो गर्म वायु प्रदर्शित करती है कि हमारे अंदर जो भी रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं उससे ऊष्मा निकल रही है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप लोग सिक्स चैप्टर में कर चुके हैं। अर्थात हमने आपको छठे अध्याय में पढ़ाया है कायदे से श्वसन क्या होता है। श्वसन एक क्रिया होती है, अर्थात आप लोग सांस लेते हो, इसी को श्वसन कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्रीथिंग भी कहते हैं। अब देखिए ग्लूकोज क्या दिया गया, ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ आप लोग ग्लूकोज का फार्मूला भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? देखिए ये रहा। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, आप कह सकते हो C6H12O6। और एक्वस एक जलीय सोल्यूशन के रूप में है, यह जलीय विलयन के रूप में है। प्लस 6O2 एक्वस, ये भी जलीय विलयन के रूप में टेंस टू 6CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बट एक्वस फॉर्म में, प्लस 6H2O
प्लस ऊर्जा। देखो ऊर्जा निकलने का मतलब है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यही आपको बताना भी है, यही आपको समझना भी है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। और जानोगे कैसे? जैसे कि मैंने दर्शाया, प्लस ऊर्जा, लास्ट में ऐसा लिखा हो, इंग्लिश में हीट होगा, हिंदी में ऊर्जा होगा। अब देखें, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। अब क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अपक्रिया के इस प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे वियोजन अपघटन अपक्रिया। देखो क्या है वियोजन अपघटन अपक्रिया। इस शब्द से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, किसी भी अपक्रिया का टूटना ही वियोजन या अपघटन कहलाता है। अपघटन शब्द का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों में विभाजित होना। देखते हैं क्या है क्रियाकलाप 1.5। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में अभी आपको दिखाते हैं। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखना। बिल्कुल दोस्तों, ये रहा चित्र। देखिए चित्र 1.4। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। क्वथन नली, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी अपनी ओर ना ही करें। ये बर्नर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए, देखते हैं आगे। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अब लाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जल आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को, किसी भी वस्तु को अगर आप जलाएंगे तो उसमें एक विशेष दुर्गंध निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये हमारा खुद का एक अनुभव है। अब देखिए फेरस सल्फेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फेरस सल्फेट का फार्मूला समझें। क्या समझना है दोस्तों? फेरस सल्फेट का फार्मूला देखना, ये दिया गया है FeSO4। ये फेरस सल्फेट का फार्मूला, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है और ऊष्मा अर्थात इसको हीट दी गई है, गर्म किया गया है, तब ये फेरिक ऑक्साइड बना है। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या दिया गया है? Fe2O3। क्या है? Fe2O3 इसका फार्मूला है। ये भी सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि इसके बगल में छोटा सा S बना है ब्रैकेट के अंदर। ये चीज प्रदर्शित करता है कि एक सॉलिड फॉर्म में है। प्लस SO2 ये गैस फॉर्म में है, प्लस SO3 ये भी गैस फॉर्म में है। आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अपकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये एक वियोजन अपक्रिया है। देखिए, यहां से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ से। इस अपक्रिया में एकल अपकर्मक जो है टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये एक वियोजन अपक्रिया है। अब देखिए, गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, क्या दिया गया? ये दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है, देख पा रहे होंगे। Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वह SO2 है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अपक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं या बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना का तो वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मी वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मी वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मी वियोजन इसको कहते हैं। देखिए, चूना पत्थर क्या दिया गया है?
चूना पत्थर दिया गया CaCO3, जिसे चूना पत्थर, ये एक सॉलिड फॉर्म में, इसे हीट दिया गया, बुझा हुआ चूना अर्थात CaO प्लस CO2 में यह चेंज हो गया है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया का एक अनुदाहरण आप देख सकते हैं, ये दिया गया क्रियाकलाप इसमें। इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल बहुत है। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया। बिल्कुल आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, चित्र 1.5 है। लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन हाइड्राई ऑक्साइड का उत्सर्जन वर्नर दिया गया है। लेड नाइट्रेट क्वथन नली, परख नली पकड़ने वाला चिमटा दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वह NO2 होता है, NO2 होता है। ये अपक्रिया इस प्रकार होती है। चलिए दिखाते हैं। लेड नाइट्रेट का पहले आप फार्मूला समझें। बिल्कुल दोस्तों, बहुत आराम से समझें, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ये रहा PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में, इसे हीट किया गया, ताप दिया गया है, फिर ये बनता PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 अर्थात गैस ऑक्सीजन निकल जाती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, एक क्रियाकलाप और देख लेते हैं। दोस्तों, क्रियाकलाप करना इसलिए जरूरी है ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को कायदे से समझ सकें। क्रियाकलाप 1.7 में देखिए क्या दिया गया है। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का एक डॉट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अब जल से भरी 2 आशा, देखिए आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे जल का वैद्युत अपघटन। बैटरी, स्विच, एनोड, कैथोड, रबर डॉट, जल, ग्रेफाइट रॉड, जल, परख नली, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये देखिए इस तरीके से प्लास्टिक मग है और इसमें चेंजमेंट दिया गया है। अब हमें पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान होगा? यह भी आपको ही प्रैक्टिकल करना है। जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं, तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटाना है। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच करनी है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए एक और देखते हैं क्रियाकलाप 1.8 में क्या दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों देखेंगे। देखिए, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, इसका रंग क्या है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, जैसा कि चित्र 1.7 में आप लोग थोड़ी देर बाद देखना सिल्वर क्लोराइड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चाइना डिश आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रही चाइना डिश, ये रहा सिल्वर क्लोराइड और ये रहा सूर्य का प्रकाश जो कि इस पर पड़ रहा है। क्या चेंजमेंट होगा देखते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है। अब देखिए AgCl, ठीक है, ये सॉलिड सूर्य का प्रकाश 2Ag, ये भी सॉलिड फॉर्म में, प्लस Cl2, ये भी किस फॉर्म में है, ये भी है आपका गैस फॉर्म में, इसे क्लोरीन कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अपक्रिया करता है। वो सिल्वर क्लोराइड था ऊपर वाला, नीचे वाला सिल्वर ब्रोमाइड है। AgBr, सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Br2। देखिए, ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अपक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अपक्रिया में अपकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जहां ऊर्जा उत्पाद के साथ निकल रही थी वह ऊष्मा छेपी थी। देखिए ऊष्मा छेपी मतलब ऊर्जा निकलना, ऊष्मा शोषी मतलब ऊर्जा सम्मिलित करना, उसमें ऊर्जा को समाहित करना। अब हम लोग देखेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.9। विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। क्या करना है, लोहे की 3 हमें कील लेनी है और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ करना ताकि उनमें जंग ना रहे। इसके बाद ए तथा बी से चिन्हित की 2 परख नलियां लेनी है। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेनी है। क्या करना है, लेना है। अब 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखना है। चित्र 1.8 ए में तुलना करने के लिए कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए चित्र 1.8 बी में। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलो के रंग की तुलना बाहर रखी कीलो से कीजिए चित्र 1.8 बी में। बिल्कुल आप चित्र पहले आप देखो, ये देखिए दोस्तों, परख नली, धागा, कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे की कीलें 2 आपको दिख रही होंगी। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी की लोहे की कीलें। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा चित्र दिया गया है। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना बिल्कुल करेंगे दोस्तों। ये देखिए, यहां से देखिए, ये पहले का सीन है। ठीक है, और ये बाद का सीन है। इसमें देखो क्या चेंजमेंट है। दोनों कीलें सोली, लोहे की कील दी गई, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील, ये रही है। ठीक है, और ये है लोहे की कील। अब इसमें क्या चेंजमेंट हुआ ये आप समझिए। देखिए, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया है तथा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग क्यों, मलिन क्यों पड़ गया है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अपक्रिया होगी। देखिए Fe प्लस CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट, और बना क्या, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu कॉपर बना। तो ये चीजें बनी, ये आप देख पा रहे हो। इस अपक्रिया में लोहे, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, विस्थापन का मतलब होता है एक किसी पदार्थ को वहां से हटाना, यही विस्थापन अपक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इनको आप देख लें। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब बारी आ गई द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्रियाकलाप देखेंगे 1.110 अर्थात 1.10। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को मिला लीजिए। चित्र 1.9 में आपने क्या देखा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। क्या है, जो जल में अविलेय अर्थात घुलने वाला नहीं है। अगर विलेय होता तो वह जल में घुल सकता था। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। समझो, जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण क्रिया कहते हैं, अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या देखना है, सोडियम सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोडियम सल्फेट का फार्मूला देखें, Na2SO4। क्या है, Na2SO4 है। सोडियम सल्फेट इसे एक्वस भी कहते हैं, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड
इससे बना, देखिए बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2। ये एक्वस जली विलेन के रूप में है। अब इससे बना क्या, टेंस टू BaSO4, जो कि सॉलिड फॉर्म में, इसको बेरियम सल्फेट कहते हैं, प्लस 2NaCl, अर्थात इसको नमक या साधारण नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड भी इसका एक रासायनिक नाम है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि Ba2+ तथा SA2- SO4 2- की अपक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। वे अपक्रियाएं जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहां से समझे, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और समझना है ये है क्या मैटर। अब इसके अंतर्गत क्रियाकलाप देख रहे होंगे आप लोग। 1.11 चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर लेकर उसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.10 में। अब आपने इसमें क्या देखा परिवर्तन, बिल्कुल दोस्तों ये रहा, देखो कॉपर ऑक्साइड में अपचयन, फिर इसके बाद बर्नर, तिपाई, जाली और डिश कॉपर चूर युक्त चाइना डिश। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। कॉपर चूर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ाई जाती है। ये काला पदार्थ क्यों है, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। किसके योग से बना, ऑक्सीजन के योग से बना है, जो कि नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, दिखाते हैं आपको। ये रहा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसे हीट किया गया अर्थात ताप दिया गया, फिर बना जाके ये क्या, कॉपर ऑक्साइड बना जाके। ठीक है, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। COH देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 तापन, CO प्लस H2, कॉपर प्लस वाटर अलग हो जाता है। अब अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, तथा जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे, देखिए जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वह उपचयन है। ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ के में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह उपचयन कहलाता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या किसी अपक्रिया में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे अपचयन कहते हैं। आगे देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है। अपक्रिया 1.29 के अनुसार में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो इसलिए उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अपक्रिया में एक अपकारक उपचयित तथा दूसरा अपकारक अपचयित होता है। इन अपक्रियाओं को उपचयन अपचयन कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं भी इनको कहते हैं। देखिए कैसे, अब इसको बहुत ध्यान से दोस्तों आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहां से CuO दिया गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ इसे हीट किया गया है तो Cu प्लस H2O बना है, अर्थात उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है कि यहाँ इससे ऑक्सीजन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप इसको देखें, फर्स्ट वाले को इसको देखें, तो इसमें क्या हुआ कि H2 से यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये उपचयन क्रिया हो गई। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो वह उपचयन क्रिया होगी। अब बात करें जैसे Cu था, ठीक है ये वाला था, तो यहाँ आकर इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यह अपचयन क्रिया कहलाएगी। अब देख लो रेडॉक्स अपक्रिया के कुछ उदाहरण, इनको आप स्वयं देख सकते हैं। देखिए अपक्रिया में कार्बन उपचयित होकर Cu तथा ZNO अपचयित होकर Zn बनाता है। अपक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपक्रिया में पदार्थ का
उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि। देखो मैंने दोस्तों बताया, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि वह उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी वह अपचयन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? किसको देखा है? क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? संक्षारण, संक्षारण को हिंदी में जंग लगना कहते हैं। आपने लोहे में देखा होगा कि जंग उसमें लगती है और कैसे वह लोहे को बर्बाद करती है। पढ़ते हैं, देखिए। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचारित होती है। बाय चांस अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई धातु संचारित कब होती है? जब अपने आसपास अम्ल, देखिए क्या क्या होता है, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब वह नमी पकड़ती और उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं सामान्यतः कि लोहे पर जंग लगती, बट माय डियर स्टूडेंट्स, चांदी पर भी काली परत होती है, उसको भी जंग लगना ही या संचारण ही कहते हैं। अब तांबे के ऊपर जो हरी परत जम जाती है, वह भी एक संचारण का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखिए, संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। और तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा है कि संचारण के बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी, अर्थात इसके आगे जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, उसमें पूरी जानकारी आपको संचारण के बारे में, कोरोजन के बारे में जानकारी। देखिए, संचारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। अब पढ़ना है विकृत गंधिता। ये क्या होता है? देखिए, विकृत गंधिता क्या होता है, ये आज आप लोगों को दोस्तों हम पढ़ाएंगे और बताएंगे इसके बारे में। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है, तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन होने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिसमें चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, नमकीन आती है, इन सब में कौन सी गैस भरी होती है इन पैकेट्स में? तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस भरी होती। कौन सी गैस भरी होती? नाइट्रोजन गैस इनमें भरी हुई होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती? क्योंकि ये कम सक्रिय होती है, एक्टिव कम होती, और वो जो चिप्स वगैरह होते हैं उनमें उपचयन नहीं होता, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन है, इनको खुद करें। अब देखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। बिल्कुल दोस्तों, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एक प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी रासायनिक समीकरण हो तो वह अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। क्या है? समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ? अब देखेंगे
वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वियोजन शब्द का मतलब है टूटना, अपघटित होना। अपघटित होकर यह विभिन्न छोटे छोटे अपक्रियाओं में परिवर्तित हो जाता, बन जाता है, तो इसी को वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अपक्रिया, संयोजन मीन्स होता मिलना, जो मिलकर बने हुए संयोजन अपक्रिया। वियोजन जो टूट कर बने। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती उन्हें ऊष्मा छेपी कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलेगी वह ऊष्मा छेपी ही अपक्रियाएं कहलाएंगी। और जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात ऊष्मा उनमें समाहित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया होती है। अब बात करें द्विविस्थापन, जिसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में देखिए, यहां से दोस्तों आपको देखना है यहां से देखिए, द्विविस्थापन अपक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है और अवक्षेपण अपक्रिया से अवलेय लवण प्राप्त होते हैं। बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए कि अवक्षेपण अपक्रिया है उससे कैसे लवण प्राप्त होते हैं, अविलेय लवण प्राप्त होते। बात होती कि अविलेय लवण होते क्या। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अविलेय का मतलब होता है जो विलय ना कर सकें, किसी भी स्टेज में घुल ना सकें, वह अविलेय लवण कहलाते हैं। अब क्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डियर यहाँ पर है, समझते हैं क्या। देखिए, जिस भी अभिक्रिया में, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसकी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वह ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। अब समझो अपचयन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, किसकी, ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वह अपचयन कहलाता है। दोस्तों ये चैप्टर पूरा विधिवत कंप्लीट कराया है, इसे आप 1 से 2 बार पढ़ लें, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएचडी टीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टेट सुपर टेट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट 10th क्लास में हैं, हिंदी मीडियम से हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, सारी की सारी बुक एनसीईआरटी बेस्ड है और यह टॉपिक उनके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़ें, समझें और जानें। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स करें। दोस्तों ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।